हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इमोशन के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ इमोशन, इमोशनल एडजस्टमेंट एंड इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस। आप समझते हैं पहले कि इमोशन एक्चुअली होता क्या है। अपनी लाइफ आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ में ये सब ना हो। लव, जॉय, फियर, सैडनेस, सरप्राइज, एंगर। अगर ये सब आपकी लाइफ में ना हो तो आप में और एक रोबोट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। रोबोट कुछ काम के लिए प्रोग्राम होते हैं, वो अपना काम करते हैं और फ्री होते हैं। ठीक वैसे ही आप अपना काम करते फ्री होते, ना किसी चीज़ की कोई खुशी होती, ना किसी की चीज़ का कोई दुख होता, ना ही हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होते। क्योंकि सक्सेस या सेटिस्फैक्शन एक इमोशन है, हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। अगर हमको सक्सेस की नीड ही नहीं है, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं चाहिए, तो हम किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे। ठीक है, समझते हैं अब आगे। इंट्रोडक्शन। इमोशन मतलब होता है भावना। द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवेर विच मीन्स टू एक्साइट। ये इमोशन शब्द जो है ये लिया गया है लैटिन वर्ड इमोवेर से। इसका मतलब होता है टू एक्साइट, यानी एक्साइटेड होना। इन कॉमन यूज इमोशन इज रेफर टू अ सब्जेक्टिव फीलिंग। कॉमन यूज़ मतलब डेली लाइफ की जो हम बातचीत करते हैं उसमें अगर हम इमोशन शब्द का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है सब्जेक्टिव फीलिंग। सब्जेक्टिव मतलब कोई पर्सन वो क्या महसूस कर रहा है उसको हम बोलते हैं इमोशन। फीलिंग्स आर सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ इफेक्टिव टाइप, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। फीलिंग मतलब क्या होता है? सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ इफेक्टिव टाइप, कि कोई पर्सन कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी इफेक्टिव टाइप होता है यानी कि इसका आपके ऊपर असर पड़ता है, या तो ये प्लीजेंट होगा या अनप्लीजेंट होगा। प्लीजेंट मतलब सुखद, अनप्लीजेंट मतलब दुखद। इमोशन आर सम स्टार्ट ऑफ फीलिंग और अफेक्टिव एक्सपीरियंस। इमोशन क्या है? सम स्टार्ट ऑफ फीलिंग। फीलिंग्स जो है वो इमोशन से ही आती है, या हम बोलेंगे फीलिंग की शुरुआती फेज जो है वो इमोशन है। और अफेक्टिव एक्सपीरियंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब ये जो इमोशन है ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब होता है यानी कि आपकी जो शारीरिक अवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। जैसा कि अगर हम बात करें कि फियर की, फियर एक इमोशन है। फियर मतलब डर। अब जब भी आप डरते हैं तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके जो गूज बम्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। आपका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाता है, आपको पसीना आने लग जाता है। तो ये इस टाइप के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। हर इमोशन में अलग अलग इमोशन में अलग अलग चेंजेस आते हैं दैट जनरली लीड दैम टू परफॉर्म बिहेवियरल एक्ट। अब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपको हम बोलेंगे प्रोवोक करते हैं या लेट करते हैं कि कुछ बिहेवियरल एक्ट आप करें। जैसे कि आपको डर लगा तो आप वहाँ से भागेंगे, दूर हट जाएंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन। इमोशन इज कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बॉडीली चेंजेस। इमोशन क्या है? कॉम्प्लेक्स पैटर्न है बॉडीली चेंजेस, यानी कि शरीर में कुछ परिवर्तन या चेंजेस होते हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। कोई भी एक इमोशन आप याद करके रखिए, समझ में आएगा। इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल अराउजल, फीलिंग्स, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू अ पर्सनली सिग्निफिकेंट सिचुएशन। पर्सनली सिग्निफिकेंट सिचुएशन ये है कि अभी आपके सामने एक डॉग आ गया है, थोड़ा सा डेंजरस है, आपको कुत्तों से डर भी लगता है। क्या होगा? आप यहाँ पे फिर से डेफिनेशन देखिए। चेंजेस इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल अराउजल। फिजियोलॉजिकल अराउजल आपने इसको देखा। फीलिंग्स, आपको डर महसूस हो गया। कॉग्निटिव प्रोसेस, आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे कि अब क्या किया जाए। एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स, यानी कि आप वहाँ से भागेंगे, पत्थर उठाएंगे, उसको मारेंगे, कुछ भी करेंगे। टू अ पर्सनली सिग्निफिकेंट सिचुएशन, कि कुत्ता आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको डर लग रहा है। तो यह है डेफिनेशन। इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बॉडीली चेंजेस, मतलब काफ़ी कोई एक नहीं, कुछ ज़्यादा ही बॉडी में चेंजेस होते हैं। इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल अराउजल, फीलिंग्स, कॉग्निटिव प्रोसेस, बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू अ सिग्निफिकेंट सिचुएशन।
कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, 4 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशन के। सब्जेक्टिव फीलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिव बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एक एक करके समझते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्ट मतलब आप खुद। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट रहता है ना, ठीक वैसे ही साइकोलॉजी या जो मेडिकल टर्म है, मेडिकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं पर्सन के बारे में, जिसके ऊपर हमको प्रोसीजर करना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको सब्जेक्ट कह के हम डिनोट करते हैं, संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फीलिंग, यानी कि आप या जिसके अंदर भी हम इमोशन की बात कर रहे हैं वो क्या फील करेगा। सब्जेक्ट फीलिंग आर व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू आर फीलिंग। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब क्या हुआ कि आप क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, एंड व्हाट यू आर फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हैं। इट इज़ कॉन्शियस एंड एन इंटेलेक्चुअल परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन। अब ये कॉन्शियस यानी कि जागृत अवस्था में आप कर रहे हैं, एंड इंटेलेक्चुअल परसेप्शन अपनी बुद्धि का यूज़ करके आप परसीव करते हैं ऑफ अ सिचुएशन, की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इफ़ द सिचुएशन इज़ इंटेंस इनफ, अगर सिचुएशन इंटेंस है, इट में प्रोवोक एंड इमोशन, तो वो इंटेंस सिचुएशन इमोशन को प्रोवोक करेगी, यानी कि उकसाएगी। इमोशनल फीलिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड बिफोर एक्सप्रेशन, और जो इमोशनल फीलिंग है आर एक्सपीरियंस्ड बिफोर एक्सप्रेशन, यानी कि पहले हम उनको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। इमोशनल फीलिंग, मान लो कुछ आपको दुख हुआ, आप घबरा गए हैं, तो पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको, उसके बाद हम एक्सप्रेस करते हैं कि आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगा, तो पहले हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट फीलिंग। इमोशनल एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेसिव बिहेवियर, यानी हम किस प्रकार से एक्सप्रेशन देते हैं या हमारा बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 3 ways इन विच एन इमोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। आपके अंदर क्या इमोशन है, किस प्रकार का इमोशन है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है, उसको हम 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। फेशियल, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे से हमको समझ में आ जाता है कि कोई आपकी बात सुन रहा है। जैसे टीचर्स आपको कई बार पढ़ाते हैं तो देख लेते हैं, चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इस बच्चे का दिमाग कहीं और घूम रहा है कि हमारी बातों पे ध्यान दे रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से समझते हैं कौन खुश है, कौन दुखी है। कई बार हम बोलते हैं कि मुंह लटका के बैठा है, हम समझ जाते हैं ना वो दुखी है, तो उसके क्या इमोशंस है वो हमको चेहरे से समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले फेशियल है। द फेस इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा मानते हैं कि जो चेहरा है सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट है हमारे शरीर का। सम इमोशन लाइक गिल्ट, जॉय, एंगर कैन बी परसीव्ड एक्यूरेटली थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ इमोशन है जैसे कि गिल्ट है, जॉय है, एंगर है, इनको हम एक्यूरेटली समझ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, इनके एक्सप्रेशन को देख के आप समझ जाएंगे कि कौन दुखी है, कौन परेशान है, कौन कुछ सोच में पड़ा हुआ है। इसमें सेकंड है वोकल। वोकल यानी कि आपकी बोली, आपकी भाषा, किस तरीके से आप बोल रहे हैं। जैसे कई बार हमको किसी को डर लगता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। वोकल ऑल्सो टेल्स अस अबाउट एन इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि आपकी जो बोली है वो आपकी इमोशनल स्टेट के बारे में बता देती है। और स्क्रीम कम्युनिकेट फियर। स्क्रीम मतलब चीखना। जब कोई चीखता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये इसको डर लग रहा है। सरप्राइज़, यानी किसी को कुछ सरप्राइज़ मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी वो स्क्रीम करता है, चीखता है, चिल्लाता है। और पेन, यानी कि दर्द में भी हम चिल्लाते हैं या चीखते हैं। अ ट्रेम्बलिंग वॉइस मीन्स सोरो और डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई डिसअपॉइंटमेंट है या सोरो है, दुख है, तो ट्रेम्बलिंग, कपकपाती आवाज़ आती है। अ लाउड शार्प हाई पिच वॉइस मीन्स एंगर। लाउड, शार्प, हाई पिच, तीखी, जोशी, जोर से कोई बोल रहा है तो हम उससे समझ जाते हैं
कि कोई एंगर यानी कि गुस्से में है, इरिटेटेड है और फ्रस्ट्रेटेड है। स्लो मोनोटोनस वॉइस यूजुअली कम्युनिकेट सैडनेस। स्लो मोनोटोनस मतलब होता है कोई धीमा बोल रहा है, हाई लो पिच है। मोनोटोनस मतलब एक तरीका धीमी धीमी आवाज़ में। यूजुअली कम्युनिकेट सैडनेस, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी है। थर्ड है बॉडीली मूवमेंट, या जिसको हम बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज। कोई व्यक्ति अगर दुखी है या कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या चलने का तरीका है वो भी अलग हो जाता है। समझते हैं। बॉडीली मूवमेंट एंड गेस्चर ऑल्सो इंडिकेट द इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो बॉडी मूवमेंट है या गेस्चर है, स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, ऑल्सो इंडिकेट, उससे हम समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति का इमोशनल स्टेट कैसा है। इन एंगर अ पर्सन क्लेंचेस हिज फिस्ट एंड मूव फॉरवर्ड टू अटैक। अगर किसी को कोई गुस्सा आता है या गुस्से में है तो अपनी फिस्ट यानी कि जो मुट्ठी है उसको सब खींच के कड़क करके आगे की तरफ फॉरवर्ड जाता है किसी को अटैक करने के लिए। इन फियर पर्सन रन अवे। डर लगता है तो इंसान भाग जाता है, इधर उधर भागता है, घबराता है। इन्जॉय पर्सन इज एक्साइटेड। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी है किसी बात की तो वो एक्साइटेड होता है। तो थ्रू बॉडी मूवमेंट भी हम किसके अंदर क्या इमोशन चल रहा है उसको समझ सकते हैं या वो एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एन इमोशनल स्टेट आर कॉज्ड मेनली बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमको समझनी है। पहले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी फिजियोलॉजी मतलब क्या है, दूसरा हम समझेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको एक सब्जेक्ट है एनाटमी और फिजियोलॉजी। एनाटमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब होता है वो स्ट्रक्चर या जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेंगे हम, सीलिंग फैन लगा हुआ है घर में, पंखा। अब सीलिंग फैन आप देखेंगे तो उसमें बीच में कुछ गोल चक्री टाइप का है, 3 या 4 ब्लेड उसकी निकली हुई है। ये एनाटमी हो गई या स्ट्रक्चर हो गया। फिजियोलॉजी मतलब वो काम कैसे करेगा। आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, मोटर में जाएगा, वो उसको रोटेट करेगा और पंखा घूमेगा। ये हो गई फिजियोलॉजी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हमारी यानी कि जो फिजियोलॉजी है, वर्किंग स्टाइल है, काम करने का तरीका है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उनको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब इसमें लिखा हुआ है कॉज्ड मेनली बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। अब ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसके लिए 2 कारण इन्होंने बताए हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी हम इमोशन समझ रहे हैं तो इमोशन के हिसाब से ये एग्जांपल लेंगे। आप कोई गाना देखते हैं जिसको देख के आप दुखी हो जाते हैं, आपको अपने आप, या सीरियल मूवी कुछ भी, अपने आप आपके आंसू आने लग जाते हैं, आप भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आपके ये रोम खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। तो क्या ये रोना या ये हार्ट बीट बढ़ना या पसीना आना, स्वेटिंग होना, ये आप सोच के करते हैं क्या, प्लानिंग के थ्रू या वॉलेंट्री ऐच्छिक? नहीं, ये अपने आप होता है ना। तो ये इस एक्टिविटी या इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी नाम से समझ में आ रहा है ना, ऑटोनोमिक अपने आप हो जाता है। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम वो ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको ग्लैंड बोला जाता है। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन केमिकल्स होते हैं लिक्विड जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं। जैसे कि एक हार्मोन है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ADH एंटी डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक ड्रग्स होती हैं जिनका काम होता है यूरिन आउटपुट बढ़ाना। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में, तो ये यूरिन आउटपुट कम करती हैं। ADH जो है वो यूरिन आउटपुट कम कर देता है। अब ये क्यों करेगा? ये इसलिए करेगा, जैसे कि अभी समर का टाइम चल रहा है, गर्मी है, आप बाहर जाते हैं तो एनवायरनमेंट में हीट बहुत है, तो आपकी बॉडी से एवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, पानी उड़ रहा है। साथ ही आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है ताकि आपकी बॉडी कूल रहे।
इस स्थिति में अगर आपका यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल ही रहे जैसा रहता है, तो फ्लूइड लॉस और ज़्यादा होगा शरीर का, और पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उस डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए या रोकने के लिए या कम करने के लिए हमारी बॉडी में से एडीएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, जिससे फ्लूइड लॉस कम हो और पानी की मात्रा जो है वो बरकरार रहे शरीर में। तो ये काम हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम या एक हार्मोन का। तो इस तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आते हैं। अब समझते हैं क्या क्या। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, चेंजेस इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या सांस लेने की जो दर है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। डायलेशन ऑफ पीपल्स जो हमारी आई बॉल में, आँख में रहता है पीपल, वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। स्वेटिंग एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, स्वेटिंग यानी पसीना आना, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा यानी जैसे कभी कभी हमको डर लगता है, हमारा गला सूखने लगता है। गला सूखना यानी हमारा गला नहीं सूखता है, सलाइवा जो कि सिक्रेट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, उनका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस फील होती है। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। डिक्रीज मोबिलिटी एंड जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा जो जीआई सिस्टम है, इसमें मोबिलिटी यानी जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। इरेक्ट हेयर ऑन द स्किन, जिसको हम बोलते हैं गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाना, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। लास्ट है मस्कुलर टेंशन एंड ट्रेमर्स, मसल्स में टेंशन यानी कि तनाव बढ़ जाता है। ट्रेमर्स यानी कि ट्रेमर मतलब झटके आना, हाथ पांव हिलना, जिसको हम बोलते हैं कपकपाना। अब लास्ट है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अभी एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, हम कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्टिव फीलिंग, दूसरा हमने देखा था इमोशनल एक्सप्रेशन, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, फेशियल, वोकल, बॉडी मूवमेंट। तीसरा हमने देखा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब चौथा या लास्ट है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एन इमोशन इज नॉट ओनली पैटर्न ऑफ बॉडी चेंजेस। अब इमोशन सिर्फ बॉडी चेंजेस में का एक पैटर्न नहीं है, बट ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, अनुभव भी है। इमोशनल एक्सपीरियंस इज जनरली अ कॉन्शियस फीलिंग। इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो कॉन्शियस फीलिंग है, हम मतलब जागृत अवस्था में इमोशन फील करते हैं, देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू असेस एन इंडिविजुअल इमोशन, हिज फीलिंग एंड इमोशनल एक्सपीरियंस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर किसी का हमें इमोशन असेस करना है तो उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इमोशन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन इमोशनल रिएक्शन, यानी जब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इमोशनल रिएक्शन अफेक्ट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द मोस्ट। द फॉलोइंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट। इमोशनल रिएक्शन अफेक्ट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा, और कुछ चेंजेस होते हैं जिनमें एक्सटर्नल है, इंटरनल है और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। जब भी हम इमोशनल होते हैं तब, या इमोशनल स्टेट में क्या क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में जो कॉलम है एक्सटर्नल चेंजेस वो समझेंगे पहले। तो एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या आते हैं इमोशनल स्टेट में। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे। बॉडीली मूवमेंट, गेस्चर, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है या शारीरिक स्थिति है वो चेंज होगी। वॉइस डिस्टर्बेंस, आवाज़ लड़खड़ाना, ये अभी हम पिछले में पढ़ चुके हैं स्लाइड में। फिर इंटरनल चेंजेस, अंदर क्या बदलाव होगा। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, चेंज इन रेस्पिरेशन, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआई सिस्टम। फिर है साइकोलॉजिकल चेंजेस, इसमें सबसे पहले है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि आप स्लाइटली लेस वेकफुल होते हैं और अवेयर होते हैं देन नॉर्मल। जैसे कि ये स्थिति कब होती है समझने के लिए, जब आप सो के उठते हैं सुबह सुबह
तो शुरू के आधे मिनट 1 मिनट आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कहाँ चल रहे हैं, क्या है, क्या समय हो रहा है। फुल कॉन्शियसनेस आने में थोड़ा समय लगता है। तो जो आप थोड़ा सा लेस अवेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इमोशनल स्टेट में ऐसी स्थिति आती है। सेकंड है इसमें ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी, यानी कि पिछला कुछ हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। थर्ड है डिक्रीज्ड लर्निंग कैपेबिलिटी। जब आप इमोशनल स्टेट में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, तब आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। आप उतना जल्दी नहीं सीख पाते जितना आप नॉर्मल स्थिति में सीखते हैं। थ्योरीज ऑफ इमोशन। थ्योरीज ऑफ इमोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स लेंस थ्योरी के बारे में। जेम्स लेंस थ्योरी प्रपोज दैट एन इवेंट और स्टिमुलस कॉज अ फिजियोलॉजिकल अराउजल। कोई इवेंट होता है, कोई घटना होती है, कुछ स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, या जिसको हम बोलेंगे बॉडी रिस्पॉन्स, एंड यू एक्सपीरियंस द रिजल्टिंग इमोशन। पहले हम क्या, फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, यानी पहले बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसके बाद आप इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा कहना है जेम्स लेंस थ्योरी का। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द डॉग मेक्स मी फील अफर्ड एंड माई हार्ट पाउंड। आपको कुत्ते से डर लगता है, आपने डॉग देखा, उसने आपको डराया, तो सबसे पहले आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसके बाद आप फियर महसूस करेंगे। ऐसा कहना है जेम्स लेंज का। सेकेंड थ्योरी है कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इट स्टेट्स दैट वी रिएक्ट टू अ स्टिमुलस एंड एक्सपीरियंस द एसोसिएटेड इमोशन एट द सेम टाइम। इनका कहना ये है, पहले हमने क्या देखा था कि पहले बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसके बाद हम इमोशन फील करेंगे। इनका कहना है कि जो बॉडी रिस्पॉन्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या जो इमोशन है उसको हम सेम टाइम पे महसूस करते हैं, एक साथ होता है। वी फील इमोशन एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग एंड मसल टेंशन साइमल्टेनियसली। यानी कि इनका कहना है कि हम इमोशन और जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया या मसल टेंशन हो गया, इनको एक साथ ही महसूस करेंगे या अनुभव करेंगे। एग्जाम्पल, आई सी स्नेक, आई एम अफ्रेड एंड आई बिगिन टू ट्रेम्बल। जैसे ही हमने सांप देखा, साथ ही साथ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करी और वैसे ही मुझे डर भी लगा, मैं घबराने लग गया। ऐसा कहना है कैनन बर्ड थ्योरी का। जेम्स लेंस थ्योरी का कहना यह था कि पहले बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, उसके बाद हम इमोशन फील करेंगे। इनका कहना है कि बॉडी रिस्पॉन्स और इमोशन हम एक साथ ही एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करेंगे हम इमोशनल एडजस्टमेंट के बारे में। इमोशनल एडजस्टमेंट इज द मेंटेनेंस ऑफ इमोशनल इक्विलिब्रियम इन द फेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स मतलब होता है ऐसे स्टिमुलस या ऐसी ऑब्जेक्ट, घटनाएं, पर्सन जो कि आपको स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस देंगे तो आपका इमोशनल बैलेंस गड़बड़ होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। तो इमोशनल एडजस्टमेंट का काम क्या है? इमोशनल एडजस्टमेंट इज द मेंटेनेंस ऑफ इमोशनल इक्विलिब्रियम या बैलेंस। हमारा जो इमोशनल बैलेंस है उसको एडजस्ट करके रखना, ये काम है इमोशनल एडजस्टमेंट का। जैसे कि मेंटेनिंग इमोशनल कंट्रोल एंड कोपिंग बिहेवियर। अब इमोशनल कंट्रोल और कोपिंग बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ें हैं। इमोशनल कंट्रोल मतलब आपके अंदर क्या, जैसे कि हमने अभी देखा था कि चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ से समझ में आ जाता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या इमोशन है। लेकिन अगर आप मास्टर हैं या आप इमोशन कंट्रोल करने में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है कोई बाहर से पता नहीं लगा पाएगा। ठीक वैसे ही एक होता है कोपिंग बिहेवियर। कोपिंग बिहेवियर मतलब होता है, कोप अप करना मतलब होता है उबरना, किसी घटना से, किसी भी बुरी चीज़ से उबरना, बाहर आ जाना। तो किसी को कोई घटना दुखी कर जाती है, वही घटना किसी और को दुखी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो कोप अप कर लेते हैं, उससे उबर जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपने आप को इमोशनली एडजस्ट कर लेते हैं। इमोशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ।
इमोशन हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ड्यूरिंग एन इमोशन फैसिलिटेटेड द एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. कुछ ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं जब भी हम इमोशनल होते हैं तब एडजस्टमेंट करने के लिए. दीज फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लास्ट फॉर अ लिटिल टाइम. अब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जैसे हमने बात करी कि हार्ट रेट बढ़ गया या स्वेटिंग होने लग गई, गूज बम्स आ गए, अपने रोंगटे खड़े हो गए, तो ये जो रिएक्शंस हैं लास्ट फॉर अ लिटिल टाइम, कुछ समय के लिए होते हैं. एंड डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. बट व्हेन एन इमोशन रिकर अगेन एंड अगेन, कोई इमोशन है बार बार आ रहा है, एंड रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, और लंबे समय तक वो इमोशन बना रहता है, ट्रबल में स्टार्ट, तब गड़बड़ शुरू हो जाएगी. अफेक्टिंग द फिजिकल हेल्थ. जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ता है, कोई इमोशन है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो इमोशन बार बार आ रहा है और काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ है, तो आपका हार्ट रेट काफ़ी लंबे समय तक फास्ट बना रहेगा, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगा. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमोशनल एडजस्टमेंट. जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर जहाँ से ये लीवोडोपा वगैरह सीक्रेट होता है, एंड हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशनल एडजस्टमेंट. क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन करवाता है, हमने अभी लास्ट स्लाइड, कुछ स्लाइड में भी देखा था पहले, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन यानी कि हॉर्मोन्स, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस करवा रहे थे. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्ट्रक्चर और हार्मोन ये इमोशनल एडजस्टमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस. बाय कंट्रोलिंग आवर ओन इमोशन वी कैन एलिमिनेट हाफ ऑफ द नेगिंग इलनेस दैट प्लेग आवर डेली लाइफ्स. आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देते हैं अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं. आवर बॉडी फंक्शन वेल व्हेन वी आर हैप्पी. जब हम खुश होते हैं हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन करती है. देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, जॉय इज़ द बेस्ट मेडिसिन. पुरानी कहावत है कि खुशी सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, या खुश रहना सबसे अच्छी मेडिसिन है, सप्लीमेंट है. इंटेंस एंड अनप्लीजेंट इमोशन डिस्टर्ब द होल इंडिविजुअल. इंटेंस यानी जो अधिक तीव्र है, या अनप्लीजेंट यानी दुखद है इमोशन, इस प्रकार के इमोशन इंडिविजुअल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं. इफ़ दे प्रोसेस दे मे कॉज इलनेस और वर्सन द कंडीशन ऑफ ऑलरेडी इल. अगर कोई पहले से बीमार है और कोई इंटेंस या अनप्लीजेंट इमोशन आता है तो वो बीमारी कॉज करते हैं या कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं. नेगेटिव इमोशन कैन वीकन बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड कॉज इन्फेक्शन. नेगेटिव इमोशन है जैसे कि एंगर हो गया, जेलसी हो गया, ये नेगेटिव इमोशंस में आते हैं. इस प्रकार के जो इमोशन है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं. व्हेन द पर्सन इज स्ट्रेस्ड और एंजियस ही मे नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है, एंजियस है, घबराहट में है, तो वो अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा जैसे वो करता है. ही मे नॉट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे. ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, वो भी नहीं करेंगे. मेडिसिन भी नहीं लेंगे टाइम पे जो डॉक्टर ने उनको दी हुई थी. ही में अब्यूज़ अल्कोहल, टोबैको और अदर ड्रग्स. हो सकता है वो अल्कोहल, टोबैको यानी कि तंबाकू जो है, स्मोकिंग है, या कोई दूसरा ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दे. मॉडर्न मेडिसिन शो दैट अनकंट्रोल्ड इमोशनैलिटी is play a vital role in causation of many physical disorder which include. मॉडर्न मेडिसिन जिसने ऐसा फाइंड किया है, बताया है कि अगर आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं. जैसे कि अगर हम एक इमोशन की बात कर लेते हैं, एंगर नेगेटिव इमोशन में है. एंगर, अब गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसकी वजह से आपको और भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं. पेप्टिक अल्सर डिसीज़, एपिलेप्सी, डायबिटीज़ एंड ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, इंक्रीज्ड बीपी, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फंक्शनल कोलाइटिस,
स्किन डिसऑर्डर लाइक सोराइसिस, वाइट पैचेस, सफ़ेद दाग हो जाते हैं। ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन। अब कुछ इमोशंस हैं जैसे कि जिनको हम पॉजिटिव इमोशन बोलते हैं, जैसे कि जॉय, लव, लाफ्टर, होप। नेगेटिव इमोशन है जो कि आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फियर, सैडनेस, एंगर। तो जितना हो इमोशन को हमको कंट्रोल करके रखना है, वही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्लास होगी अब स्ट्रेस पे। इमोशन और स्ट्रेस एक साथ था लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे। थैंक यू।